नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की करते हैं। बात अंबेडकर जयंती को लेकर होगी, क्योंकि बसपा की बड़ी रैली हो रही है तो समाजवादी पार्टी ने भी दलितों को साधने का पूरा प्रयास किया। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीडीए का जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है उसमें दलित अव्वल नंबर पर है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी भी पीछे नहीं है और बीजेपी ने अंबेडकर की मूर्ति के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और दलितों को साधने का प्रयास किया है, क्योंकि 2024 में जो बिखराव हुआ वो नहीं चाहती विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिखराव हो और दलित वोट बैंक कहीं इधर उधर शिफ्ट हो जाए। आज इसी पर चर्चा होगी। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक साहब हैं, बीजेपी के लीडर। अविरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। डॉक्टर निखिल खत्री साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, सपा प्रवक्ता हैं आप। साथ ही साथ जुहैर साहब, आपका भी स्वागत कर रहा हूं। जुहैर तुराबी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जुहैर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं अविरल साहब, क्योंकि सवाल आपसे वाजिब है। इस वक्त जो 403 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं अंबेडकर की मूर्ति के लिए और दलितों के विकास के लिए, खास तौर पर कहीं आपको ये लग रहा है कि जो बिखराव 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर हुआ उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर क्योंकि अगर बात करें हम एससी मतदाता की तो 21% है। 21% कम नहीं होता। निर्णायक भूमिका वो निभाता है सरकार बनाने और बिगाड़ने में। इसी वजह से ये किया गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा का आरोप है कि जब चुनाव आता है तो दलितों का ध्यान आता है, ऐसे दलितों को कोई पूछता नहीं। अविरल साहब जी देखिए, हमारा तो स्पष्ट उद्देश्य है। एक तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात कर जाए, देश भर की बात की जाए, दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब गुरबे जितने भी हैं, ग्रामीण भारत, ग्रामीण अंचल के लोग, सबका विकास हो। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर पूर्ण रूप से चलती है। और बाकी राजनीतिक दलों की अपनी विचारधारा हो सकती है, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी विचारधारा है। और मुख्यतः अगर कांग्रेस की बात कर जाए तो देखिए, कांग्रेस की तो विचारधारा क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है। इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करने वाली पार्टी कांग्रेस ही रही, जिसमें सारे समाजवादी नेताओं को जेल भेजने का काम किया, किसान नेता चरण सिंह जी को जेल भेजने का काम किया। तो कांग्रेस तो एक अलग पार्टी है, उस पर जाना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन जहां तक हमारी सोच का विषय बिल्कुल स्पष्ट है, हम पूर्ण रूप से किसान, गांव, गरीब को समर्पित हैं और मजदूरों को समर्पित हैं, श्रमिकों को समर्पित हैं और श्रमिक भाई बहनों को समर्पित हैं पूर्ण रूप से। और गांव गरीब का कैसे विकास हो, यही हमारी चिंता। और अगर विपक्ष अपने सुझाव देता है तो निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य होता है, हम उनके सुझाव लेते हैं, उन सुझावों के आधार पर चलने का पूर्ण रूप से काम करते हैं। और यही दायित्व होना चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र में विपक्ष को पूर्ण रूप से अधिकार है आलोचना करने का, खूब आलोचना की जानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कह चुके हैं एक टीवी इंटरव्यू में, न्यूज चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कहा कि आलोचना होनी चाहिए। आलोचना हमारी नहीं की जाती, आलोचना की जाए तथ्यों के आधार पर, वो कोई दिक्कत नहीं है। और विपक्ष का यही दायित्व, मजबूत विपक्ष स्वस्थ लोकतंत्र में होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और विपक्ष तथ्यों के आधार पर विषय रखे, सुझाव दे। सारे सुझावों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलते हुए देश का उत्थान विकास करना चाहती है। हम सब एक ही लोग हैं, सब भारतीय हैं। और ये जो डेमोक्रेसी है, डेवलपमेंट के लिए, ना कि दुश्मनी के लिए है, ना कि मनमुटाव के लिए है, ना कि मनभेद के लिए। और मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अटल जी की परंपरा। जी चलिए ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी आलोचना से नहीं डरती, बीजेपी काम करने का काम करती है और वो काम दलित हो, अल्पसंख्यक हो, तमाम लोगों के लिए किया जा रहा है। निखिल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और उम्मीद है कि जो बीजेपी आपकी आलोचना कर रही है आप उससे भी नहीं डरेंगे, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा आरोप आप पे लगाया है। मैं आपको बताता हूं, अंबेडकर जयंती पर जो आप लोग दलितों को साधने का प्रयास कर रहे हैं उस पर बीजेपी ने तंज कसा है। लाइन जरा सुन लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि कांशीराम जयंतियों को पीडीए दिवस बना दिया गया था, लेकिन एंड मूवमेंट पर समाजवादी पार्टी ने इसे वापस लिया और समाजवादी पार्टी अब दलितों के पास जाकर उनसे वोट मांगने का काम कर रही है। राजनीतिक मजबूरी है क्या आपकी ऐसा करना? निखिल साहब, सबसे पहले हर्ष जी, आपको और सभी देशवासियों को बाबा साहेब की 135वीं जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हम जी कर देते हैं। और दूसरी बात, अगर बात की पीड़ित समाज की, तो पीड़ित समाज का अगर हम मतलब समझे तो पीड़ित समाज का मतलब पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक एंड आदि आबादी एंड जितने भी हमारे आज तक शोषित वंचित है, वो सारे इसमें आते हैं। और अगर इस समय अगर हम देखे जाए तो 9 साल से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है, कितना उत्पीड़न हमारे बहुजन समाज पर हो रहा है, ये बात करनी चाहिए। इस पर कितनी रोज न्यूज़पेपर में कटिंग्स, हिंदी में, इंग्लिश वाले में कैसे कैसे कटिंग्स आती कि बहुजनों की सुनी नहीं जाती है। थानों में जाते उनके साथ
उनको अपमानित किया जाता है, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, तो ये कौन अधिकारी, क्या है योगी जी के अधिकारी नहीं है? और अभी तक मुझे तो योगी जी बताए 9 साल से अभी तक इन्होंने बहुजन समाज के लिए क्या किया? इन्होंने सिर्फ बहुजन समाज को धोखा दिया है, उनको प्रतिपात किया है, उनका यौन उत्पीड़न किया है, उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज को दिया है और दलित समाज ने अच्छी तरह जान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सोचधारा कभी इनकी नहीं हो सकती है। ये अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, ये तो वो लोग हैं जो अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़वाने काम करते हैं। 403 करोड़ रुपए आपने बोला पास किए, तो 403 करोड़ रुपए सारे खा जाएंगे, एक भी अंबेडकर की मूर्ति लेके तो मुझे बता देना, क्योंकि जिनकी मानसिकता, जिनकी विचारधारा ये हो कि कैसे बाबा साहब को जो सांसद में अपमानित करते हैं, तो बाबा साहब की पर्चियों पर क्या चलेंगे वो? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। जनता इनको देख रही है, देश इनको देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी नीति हमेशा बाबा साहब विरोधी रही है, हमेशा देश, मैं कह सकता हूँ हमेशा जब बाबा साहब ने एक देश का नवनिर्माण किया था संविधान के साथ, उसके खिलाफ ये रहे हैं। तो साथ तो बातें इन पर भी होनी चाहिए। और बाबा साहब को हम हमेशा अपने जीवन का एक हिस्सा मानते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब को सिर्फ वोट का हिस्सा मानते हैं। इस मारे चलिए ठीक है, कौन वोट का हिस्सा मानता है? ठीक है सर, मैं पर्दे खोलूंगा कौन वोट का हिस्सा मानता है और कौन दलितों की परवाह करता है। मैं जुहैर साहब के पास जाऊं, फिर आप भी सवालों के जवाब दीजिएगा, कुछ आंसर आपको देने पड़ेंगे, अविरल साहब को भी, रात को भी, पूरा डाटा मेरे पास है। जुहैर साहब, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, क्या कहेंगे? 2012 में अखिलेश यादव आते हैं और अखिलेश यादव आते ही 8 जिलों के नाम बदल डालते हैं, ज्यादातर बहुजन समाज जिले होते हैं। ऐसे में निखिल साहब जो दावा कर रहे हैं और जो अविरल साहब 403 करोड़ का दावा कर रहे हैं कि विकास होगा, कितना सच्चाई आपको नजर आता है जुहैर साहब? नहीं, देखिए, ये राजनीतिक मजबूरी के तहत जो भी पार्टियां हैं और वो बाबा साहब को अपनाने के लिए मजबूर है। रही बात पिछली जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसमें तमाम जिलों के नाम, तमाम यूनिवर्सिटीज के नाम वो बदले गए जो दलित उनके नाम थे, चाहे वो छत्रपति शाहू महाराज मेडिकल कॉलेज थे लखनऊ का, उसका नाम जो है बदला गया फिर से, और इसी थी उसका नाम भी काशीराम के नाम से था। लेकिन ये सब सारे बदलाव किए गए और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी जो है कभी वो भी अगर देखा जाए तो समय समय पर पॉलिटिकल जस्टिस के रूप में ही जो है बाबा साहब का नाम लेते हैं। वरना अगर सही में जो है जो दलितों के लिए जो काम करने वाली पार्टी है, चाहे वो मायावती हो या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो या इस तरीके से महाराष्ट्र में जो कोई पार्टी हो जो दलितों के लिए वाकई में वो उन्हीं के लिए जो वही असल मायनों में बाबा साहब का सही तरीके से जो है वही नाम दे रही है। और जितनी भी पार्टियां बाबा साहब का नाम दे रही है तो वो मजबूरी के तहत ही हो रही है और उनके लिए उनको भले ही दलितों के लाभ के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं भी चलानी पड़ी हो, वो पॉलिटिकल मजबूरी है कि जिनकी वजह से काम की जाए। ठीक है निखिल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए जुहैर साहब ने जो बात कही है उसको मैं क्लियर थोड़ा सा कर दूं निखिल साहब, ताकि आपको समझ में आ जाए अगर आपको सुनाई ना दिया हो तो, क्योंकि जो बात जुहैर साहब कर रहे हैं वो क्लियरिटी मैं आपको दे दूं। क्योंकि देखिए 2012 में अखिलेश यादव सत्ता में आते हैं, मैं अविरल साहब से भी सवाल का जवाब लूंगा दलितों पर, लेकिन वो 8 जिलों के नाम बदल देते हैं। उन जिलों के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। शाहू जी महाराज का नाम बदलकर गौरीगंज कर दिया जाता है, भीमनगर, प्रबुद्धनगर, पंचशील नगर जैसे नाम बदलकर बहजोई, शामली, हापुड़ कर दिया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये दलित समाज से जुड़े हुए नाम थे जिसको समाजवादी पार्टी बदल देती है। मैं दलित उत्पीड़न पर भी आऊंगा, आप दोनों से सवाल लूंगा, पहले इसका जवाब दीजिएगा जो जुहैर साहब भी पूछ रहे हैं, मैं भी। निखिल साहब। नहीं हर्षित, बिल्कुल आपने बहुत पर्सन है, आपने बहुत अच्छा पूछा है, इसका जवाब बिल्कुल हमें बिल्कुल एक ऐसा देना पड़ा कि कम से कम आगे जाकर कोई ऐसा पर्सन ना करे। आपने चीजों को बोला कि नाम बदले गए हैं, पर आप इन चीजों को थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं। नाम बदले नहीं, उन नामों को मॉडिफाई कर दिया गया था। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। और जो अभी नए नाम रखे गए थे उनका मतलब अगर आप कहीं ना कहीं निकालेंगे तो जो उनका पुराना नाम था उसका मतलब वही निकलेगा। नामों को मॉडिफाई किया गया इस समाज में। ठीक है, एक मिनट ठीक है, आप मॉडिफाई की बात करें, मैं सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। एक मिनट निखिल साहब, देखिए जहां गलत होगा वहां मैं टोकूंगा, बुरा आप मत मानिएगा। कांशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज कर दिया गया, कौन सा मॉडिफाई नाम हुआ? कासगंज नाम है ना भाई। नहीं, आप मुझे ये बताइए, मानो कांशीराम नगर उस जगह का नाम था, आपने क्या बोला अभी? कांशीराम आपने कर दिया ना, आपने कासगंज कर दिया ना कांशीराम को।
तो कासगंज के सामने KAS किसके नाम से, मुझे आप ये बताइए, KAS क्या कांशीराम जी के नाम से नहीं है? जो गंज मतलब होता है जगह, जो जगह कांशीराम जी की उसका नाम कासगंज है। बिल्कुल साफ तौर पर ये बात है। कांशीराम का नाम बदलकर, कांशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज आप कर देते, फिर आपको बताते हैं कि आगे की स्पेलिंग कांशीराम पे। ये तो सर औचित्य नहीं लगता मुझे। खैर, आप अपनी बात को पूरा करिए। कांशीराम नगर तो उसका नाम कासगंज रख देते, तो इसमें गलती क्या? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, कम से कम जनता को ये पता होना चाहिए कि कासगंज का मतलब माना कांशीराम जी का जो गंज है वो है। तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने समानता की बात करते हमेशा देश को एक अगले विजन पर भेजा है, पर इत्तेफाक से बीजेपी देश को पीछे वाले विजन पर धकेले जा रही है। इनके पास कोई विजन नहीं है, खाली नाम। ठीक है, मैं बीजेपी से भी सवाल लेता हूं, एक सवाल और आपसे लेता हूं। हाँ ठीक है निखिल साहब, एक सवाल और लेता हूं, बीजेपी के पास भी मैं जाऊंगा। ज़ुहैर साहब की मुस्कुराहट साफ बता रही है कि आप क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं हमें। ज़ुहैर साहब, मैं आप ही के पास आऊंगा थोड़ी देर में, और अविरल साहब के एक सवाल लेता हूं निखिल साहब से। निखिल साहब, आपने ठीक कहा, चलिए कोई बात नहीं, मैं इस बात को भी मान लेता हूं कि आगे की स्पेलिंग कासगंज पे कांशीराम के नाम से जुड़ी हुई है। लेकिन बसपा सरकार में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं सवाल उठाती है। बसपा सरकार में माफ करिएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही, बसपा सरकार के मंत्री रहे राम अचल राजभर की एक मिल थी सर, राइस मिल, उसको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूंक दिया था सरेआम। आज भी वो तस्वीरें हैं सर, गूगल का जमाना है, गूगल कर लीजिएगा, मैं नाम भी बता रहा हूं। मंत्री रहे राम अचल राजभर, जो कि बसपा सरकार में थे, दलित थे, लेकिन उनकी पूरी मिल को आप लोगों ने फूंक दिया। और आज भी उसके सबूत मिलते हैं। दलित चिंतक, नाम याद रखिएगा, दलित चिंतक का नाम था कमल भारती, जो पत्रकार भी था और एक लेखक भी था। उसको आपने गिरफ्तार कर लिया इस वजह से कि आरक्षण की बात दलितों की उन्होंने कही और अखिलेश यादव के खिलाफ लिख दिया। अब इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं अविरल साहब के पास आ रहा हूं दलितों के मुद्दे पर, और ज़ुहैर साहब के पास। निखिल साहब। नहीं भाई, अब आप मुझे पूरी 1 मिनट सुनना रहा, आपने कुछ तथ्य बोले तो मैं उनको स्पष्टीकरण मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से दूंगा। अभी आपने बोला था कि मिल फूकी गई थी, तो कहीं ना कहीं ये फूकने का काम असामाजिक तत्व करते हैं, और असामाजिक तत्व सारे भारतीय जनता पार्टी में है। ये कहीं ना कहीं ऐसे करते हैं जिससे जनता में गलत संदेश जाता है। तो आप कहीं ना कहीं देख लीजिए, इनका बैकग्राउंड या तो बीएसपी से मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी मिलेगा। समाज पार्टी ने हमेशा साफ सभी लोगों को आगे बढ़ाया, और साफ सभी के लोग हमेशा पार्टी में रहे। तो ये बात तो एक होगी। और आपने दूसरी बात अभी आपने दूसरी बात बोली थी कि आपने दूसरी बात की थी, लेखक वाली बात कही मैंने। दलित चिंतक कमल भारती पत्रकार भी थे, वो पत्रकार भी थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अखिलेश यादव पर कमेंट कर दिया था सर गलती से फेसबुक पर, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नाम मैं आपको बता रहा हूं ना, कमल भारती, लेखक भी थे, दलित थे, लेकिन आप लोगों ने गिरफ्तारी कर दी। नहीं, हमें तो आपसे पता लग रहा है कि भाई रिपोर्टर की जाति होती है। क्या रिपोर्टर जाति देख के लिखते हैं? रिपोर्टर को तो ऐसे लिखना चाहिए जो मतलब देश के सर्वप्रिय हो। और मैं तो चाह रहा हूँ अमिताभ ठाकुर का क्या हाल है, जो अमिताभ ठाकुर थे उनका क्या हाल है? इस समय रिपोर्टर को पीटा नहीं जा रहा? क्या अभी नोएडा में रिपोर्टर को नहीं पीटा गया पुलिस वालों के द्वारा? अभी दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हो गया, उन्होंने भी वीडियो नहीं, अविरल साहब है ना, उसका जवाब देने के लिए अविरल साहब को बुलाया मैंने, पूछूंगा रिपोर्टर नहीं, पूछूंगा अविरल साहब से भी पूछूंगा। ऐसी बात की जो हमें साथ रही है, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा रिपोर्टर को और मीडिया को अपमानित करने का काम करते हैं। हमारे नेता मानने सभी बात। चलिए ठीक है अविरल साहब, ठीक है, निखिल साहब ने अपने सवालों का जवाब दिया, हालांकि कितना सही दिया कितना नहीं दिया मैं और ज़ुहैर साहब जान रहे हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं। अविरल साहब, अभी निखिल साहब पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार में पत्रकारों को पीटा जा रहा है, आपकी सरकार में श्रमिकों को कहीं ना कहीं उनका वेतन टाइम से नहीं मिल रहा है। ये मैं नहीं, ये निखिल साहब कह रहे हैं, हालांकि वो नोएडा वाला मसला अलग है, मैं दलित समाज पर इस वक्त डिबेट कर रहा हूं। लेकिन योगी सरकार ने 8 लाख लोगों को घर दिया, दलित समाज के थे, राशन कार्ड दिया, ये बीजेपी बताती है। लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि दलितों का अपमान करना बीजेपी की आदत हो गई है, और तस्वीर भी समाजवादी पार्टी दिखा रही है। उसका जवाब निखिल साहब को दे दीजिए, फिर मैं 2-4 काम गिनवाता हूं। अविरल साहब। नहीं, देखिए, जहां तक विषय दलितों का, तो दलितों का सम्मान कल भी था, हमारे द्वारा हमेशा किया गया, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। और दलितों की रक्षा करना, दलितों को सुरक्षित रखना, दलितों के अधिकार उन्हें प्रदान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये विषय उठना चाहिए, इस पर डिबेट्स भी होनी चाहिए। और SC, ST, OBC, EWS, ये 4 कैटेगरीज हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा निर्मित संविधान की अगर बात की जाए, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है। तो SC, ST, OBC और EWS वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसमें सब लोग आते हैं जो एक तरीके से गरीब हैं। तो सबको किस तरीके से मजबूत किया जाए, फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए जाए, संवैधानिक अधिकार इनके सुरक्षित करने का काम किया जाए। और जो गांव में गरीब काम कर रहा है अपने खेत के डोले पे, उस गरीब तक कैसे संविधान का अधिकार पहुंचे, राइट टू
इक्वालिटी कैसे पहुंचे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे पहुंचे, इसकी निश्चित रूप से हम चिंता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है, हमारी सरकार चिंता करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय विपक्ष का, तो विपक्ष की चिंता लाजमी है, वो विपक्ष चिंता करे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं, इस देश में कांग्रेस की 60 साल सरकार, समाजवादी पार्टी का भी जिक्र करेगा निखिल साहब, समाजवादी पार्टी से जी समाजवादी पार्टी पर बिल्कुल। भी देखिए, इस देश में बिल्कुल, देखिए, ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है खाली, ये पूरे देश की, ये पूरा देश का मैं समझता हूं विषय है। और देश में 60 साल तक इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, ये फैक्ट है। अगर देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, सपा की बात हो रही है, तो उस चीज को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सबसे बड़े कांग्रेस के विरोधी रहे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुखरता पूर्वक चीन की नीति पे भी, जो चीन के विषय भारत की नीति थी, उसमें मुखरता पूर्वक उन्होंने विरोध दर्ज कराया, नेहरू जी का भी आपत्ति दर्ज कराई। और उसके साथ साथ अगर नेताजी की बात कर जाए, नहीं, कांग्रेस ने क्या किया दलितों के लिए, मेन चीज तो ये है कि देखिए, जिसकी केंद्र में सरकार थी उसे करना था। अब 60 साल सरकार रह गई, अब कुछ कांग्रेस ने तो किया नहीं, लेकिन हाँ, आज हमारी सरकार है, हम चिंता कर रहे हैं। उन्होंने भी जो अपने साथ में किया, आप निखिल साहब पे आरोप लगा रहे हैं। निखिल साहब, मैं इस बात को लेकर आऊंगा। अविरल साहब ये कह रहे हैं कि हमने जो किया वो ठीक हो रहा है, पहले जो किया वो ठीक था, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के विरोधी रहे दलितों के मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव, लेकिन अखिलेश यादव राहुल के गुण गा रहे हैं। मैं इस सवाल को आपसे जरूर लेंगे, लेकिन जुहैर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने दोनों नेताओं को सुना है। दोनों नेताओं को जरा तराजू पर तौलिएगा और बताइएगा, क्योंकि देखिए जिस योजना की मैं बात कर रहा हूं, और समाजवादी पार्टी में अगर मैं दलितों के बारे में जिक्र करूं, तो आपको नहीं लगता कि भदोही सीतापुर में जिस तरीके से दलितों के घरों को आग लगा दी गई थी, आज भी उनकी चीखें सुनाई देती है। हाँ, बीजेपी के राज में दंगा वंगा तो हमने देखा नहीं दलितों के घरों में, लेकिन इतना जरूर है कि जो दलितों के लिए बातें की जाती है पूर्ण रूप से काम नहीं हुआ है। ज़ुहैर साहब, दोनों पार्टियों का जिक्र करेगा जल्दी से। बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। और जिस तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे बता रहे थे, मैं स्पेलिंग का मिस्टेक, तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं हस्बैंड का नाम नहीं था, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी को मायावती की सरकार में बनवाया गया, उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, जिसको अब बीजेपी सरकार ने उसका नाम भाषा विश्वविद्यालय कर दिया है, उसका नाम काशीराम के नाम से जो है उसका नाम रखा गया है। फिर बाद में जब सरकार बदली, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो उसका नाम इस तरीके का रख दिया गया कि वो उस पे जो है कि अगर दोबारा भी बीजेपी बसपा की सरकार आए तो वो नाम ना बदल जाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से उसको कर दिया गया। लेकिन बीजेपी सरकार आई, फिर वो भी नाम खत्म करके उसको जो है भाषा विश्वविद्यालय कर दिया गया। अगर सही देखा जाता तो उसको काशीराम के नाम से उसको फिर से यूनिवर्सिटी का अगर नाम दिया जाता तो ये एक सही श्रद्धांजलि होती। ज़ुहैर साहब, सवाल यही बड़ा है ना कि देखिए, कांशीराम सीधा रिलेट करता है दलितों को, और हम ये कह रहे हैं कि कांशीराम का नाम बदलकर आपने उस नगरी को कासगंज कर दिया। बीजेपी की बात करूं, वो तस्वीर तो आप ही बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से ये सवाल है। चलिए, उस सवाल को मैं दोबारा से लेता हूं निखिल साहब, क्योंकि ये अविरल साहब का सवाल था, मेरा नहीं है। मैं दूसरा सवाल आपसे लूंगा। अविरल साहब ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव किस तरीके से कांग्रेस के विरोधी थे, लेकिन अखिलेश यादव राहुल के गुण गाना नहीं बोलते। निखिल साहब, जल्दी से। नहीं, सबसे पहली बात है, कोई किसी का गुण नहीं गा रहा है। हम सभी का एक ही उद्देश्य है, हम सभी की एक ही निधि है कि कैसे जो इस समय हमारे पूरे देश पर अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचारों के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हम सारे खड़े हैं, ये हमारी इस समय नीति है। और दूसरी बात, अभी हमारे साथी अविराल जी बहुत प्रखर वक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बोला कि हम दलित चिंतन है, हम दलितों की चिंता करते हैं। अरे भैया, आप दलितों की चिंता करते रहिए, पर उनके लिए कुछ करिएगा मत। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह से बड़ा अच्छा बोलते हैं, पर कुछ खड़े नहीं कर पाते हैं। ये हमारी जनता इन चीजों को समझ रही है। 24 में जनता ने इनको जवाब दिया, जनता आगे जवाब देगी। तो मेरा तो ये बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आप कृपा करके दलितों के हकों के लिए आप आवाज उठाइए। पर इत्तेफाक से दलितों की आवाजों को बिल्कुल ये बिठाए जा रहे हैं, बिल्कुल उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। तो इस मारे एक बहुत बड़ा जनादेश आपने 24 में देखा। और हम तो बिल्कुल एक साथ तो कहना चाहिए, हमारे पूरे बहुजन समाज थे, हमारा पूरा बहुजन समाज है। और जब बहुजन समाज को बांटता, पहले मायावती जी ने बहुजन समाज को बांटने का चाहा, उनकी पार्टी का आप हाल देख लीजिए। और अब भारतीय जनता पार्टी ने बहुजनों को बांटना चाहा, तो बीजेपी का आपने हाल देखा 24 में, वो हम सभी के सामने है। और 27 में पूरा बहुजन समाज एक बात बोलेगा कि कैसे मानव कांशीराम जी के पचनों पर चलकर बाबा साहब को अपना आदर्श मानकर 27 में सपा की सरकार बनेगी। निखिल साहब, अब मेरा एक सवाल सुनिए। ये अविरल साहब का सवाल था, फिर मैं अविरल साहब से भी जवाब लूंगा। एक सवाल उनसे भी मेरा है। आप ये बात करें, दावा ठोकरे, में इस बात को नकारता ही नहीं हूं, चले ठीक है,
लोकसभा चुनाव में आप बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों और दलितों का साथ आपको मिला, लेकिन सवाल फिर उठता है ना कि उपचुनाव जब हुए तो कुंदरकी जैसे इलाके में दलितों ने आपका साथ क्यों छोड़ दिया? लोकसभा में तो आपने एकमुश्त उनका वोट हासिल कर लिया, अल्पसंख्यकों और दलित को आपने हासिल कर लिया, लेकिन उपचुनाव में क्या हुआ? क्या विश्वास खत्म हो गया दलितों का, अल्पसंख्यकों का? नहीं, अगर हर्ष जी, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे लगता है मेरा उत्तर आपको भी थोड़ा बहुत चुभ सकता है, तो कृपा करके आप थोड़ा सुनिएगा। कुंदरकी की आपने बात की, इससे पहले मीरापुर बाईपोल हुआ था, उसमें कैसे पुलिस वालों ने गोली बंदूकें तान कर वहां की जो महिलाएं थी उनको वापस बोला कि तुम घर से ले जाओ, उस पर हमने इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और कुंदरकी की आप बात करते हैं, कुंदरकी में कितने हमने केस रजिस्टर करवाए इसी को कि भाई यहाँ पर ये वोट कैप्चरिंग हो रही है, बूथ कैप्चर किए जा रहे हैं, वोटों की धांधली हो रही है, पुलिस वाले सुन नहीं रहे, पुलिस अधिकारी जबरदन वोट के लिए मना करवा रहे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिए। और अगर आप अच्छा, ठीक है, मुझे बात बुरी नहीं लगी निखिल साहब, मुझे बात बुरी नहीं लगी। एक मिनट जाइए, मैं एक सवाल लेता हूँ। ठीक है, मेरे को ये बात बुरी नहीं लगी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में आपकी इतनी सीटें आ गई कि अखिलेश यादव संसद में बैठ गए, तब भी क्या चुनाव आयोग बिक गया था? तब भी क्या चुनाव आयोग बिक गया था? क्या चुनाव आयोग को आपने पैसे दिए कि अखिलेश यादव को संसद में बिठा दीजिएगा? तब आपने चुनाव आयोग पर सवाल क्यों नहीं उठाए? आप कुंदरकी जैसे इलाकों के लिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, जब मुख्यमंत्री 2-2 बार 3-3 बार कभी मुलायम सिंह कभी अखिलेश यादव बन जाते हैं, तब आप चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाते। अगर देखिए, जनता का फैसला है सर, चुनाव आयोग पर मत जाइए, जनता जो फैसला देगी वही आपको कबूल ना होगा। आप कहिए कि हाथ जोड़कर हाँ भैया आज हम हार गए हैं लेकिन कल हम जीतेंगे, लोकसभा चुनाव में हमें इतनी सीटें जनता ने दी है, हम स्वीकार रहे हैं, कुंदरकी में हार दिया हम स्वीकारेंगे, और विधानसभा चुनाव में अगर जीत देगी वो भी स्वीकारेंगे। आपको ये बात कहनी चाहिए खत्री साहब। नहीं, सबसे पहले मैंने बोला था आपको ये बात चुभी, तो आपको बात चुभी, जैसे मैंने बोला था। मेरे को बात नहीं चुभी, मेरे को बात नहीं चुभी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। अविरल साहब, क्या अविरल साहब आपने कोई पार्टी ज्वाइन की है क्या? मैंने आपकी अविरल साहब, हाँ अविरल साहब पार्टी ज्वाइन की है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। पार्टी ज्वाइन की है क्या मैंने आपकी? नहीं, मैं आप निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकार हो, अपना पत्रकारिता के आधार पर सवाल कर रहे हैं। मैंने तो आपको छोटी सी बात कही थी, मैं तो आप तो बहुत सम्मानित पत्रकार है, हम तो आपको बहुत सम्मान करते हैं, पार्टी में तो कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात, ठीक है सर, सर्टिफिकेट देने के लिए शुक्रिया। अब अविरल साहब के पास जाता हूँ। हाँ ठीक है, आपकी बात हो गई। उस समय अलीगढ़ में क्या हुआ था, फरुखाबाद में क्या हुआ था, कैसे वहां पर लाइट भगा दी गई थी और कैसे रातों रात में चुनाव पलटा दिया गया था, उस पर इलेक्शन कमीशन का सोरा था। इलेक्शन कमीशन मर चुका है, इलेक्शन कमीशन कोई दिन भावना नहीं है। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, बीच डिबेट में सुनिए खत्री साहब, बीच डिबेट में लाइट कभी कभार यहाँ भी चली जाती है, बिजली विभाग पर हम भी सवाल उठाते हैं, पत्रकार है सर, सवाल उठाते हैं, आप विपक्षी पार्टी के सवाल उठाइए सर, उठाइए, किसी ने मना नहीं किया। अविरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, खत्री साहब के सवाल का जवाब तो दीजिएगा, लेकिन मेरा भी आपसे सवाल है, फिर जुहैर साहब के पास जाऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है अविरल साहब कि योगी सरकार ने 8 लाख घर दलितों को दिए, यह आंकड़ा है और योगी सरकार का आंकड़ा है। 37 लाख लोगों के राशन कार्ड बनाए गए, आंकड़ा ये कहता है कि दलितों छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है। यह आंकड़ा योगी सरकार का है और योगी सरकार ने इतने काम गिनवाए हैं। लेकिन आखिर क्यों ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव के दौरान दलित आपसे नाराज हो गए? जब आप ये कहते हैं कि इतने काम किए हैं, अभी भी आप काम गिनवा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी कहते नहीं थकती कि दलितों का साथ 2024 में हमें मिला तो 2027 में भी मिलेगा। अविरल साहब जी, देखिए, जहां तक विषय उत्तर प्रदेश की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दलितों के हित में काम का, तो निश्चित रूप से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और उसके साथ साथ अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से कहूं, और अल्पसंख्यक में भी मैं कह दूं मुसलमानों को सबसे ज्यादा लाभ अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। क्योंकि पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार की अगर बात कर ली जाए, विपक्ष की बात कर ली जाए, तो अपोजिशन की सरकारों में मुसलमान के हित में अगर काम की बात की जाए, तो हायर एजुकेशन की अगर बात की जाए तो कहीं वो हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो मुसलमानों के लिए, और मुसलमानों के बच्चे जो आने वाली अगली पीढ़ियां हैं वो पढ़े, अधिकारी बने, और उसके साथ साथ बिजनेस में जाना चाहते हो बिजनेस में जाएं, वो टेक्निकल स्टडीज करना चाहते हैं वो करें, LLB करना चाहते हैं वो करें। तो हर रास्ता खोलने का काम मुसलमानों के नई पीढ़ियों के लिए हमने किया। पक्का मकान देने का विषय हो, शौचालय का विषय हो, जनधन योजना का विषय हो, उज्ज्वला के माध्यम से अगर गैस की बात कर जाए उसका विषय हो, या फिर कृषि की बात की जाए, किसानों के हित में फसल बीमा योजना हो। अविरल साहब ऐसा तो नहीं कि सारा काम दलितों के लिए कर दिया, सवर्णों के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए ब्राह्मण थोड़ा नाराज, ऐसा तो नहीं हो गया आपके लिए, या सभी सर समाज के लिए काम किया? भारतीय जनता पार्टी की बात
जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, हम सब नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत अच्छी खासियत है, हम अपनी लकीर को लंबा करने में विश्वास रखते हैं, दूसरे की लकीर को छोटा करने में विश्वास भारतीय जनता पार्टी या कोई भी अच्छा नेता नहीं रखता। और यही भारतीय जनता पार्टी हम लोग चाहते हैं कि अपने विषय पे बात करें, जो अपनी पॉलिसीज है उस पर बात करें, जो हम एक तरीके से हमने काम किया उस पर बात की जाए। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली आपका सवाल का, तो बिल्कुल स्पष्ट है, अगर स्वर्णों की बात की जाए तो निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम तो सबकी बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी जाट गुर्जर जुहैर साहब आपसे और एक वैश्य। सवाल निखिल साहब आपसे लूंगा, ठीक है अविल साहब बस 1 मिनट। जुहैर साहब, क्योंकि अगर मैं बात करूं दोनों पार्टियों की, क्योंकि देखिए सर्टिफिकेट तो आसानी से कोई हमें दे देता है। निखिल साहब बार बार कहते हैं हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अविल साहब कह देंगे कि नहीं जी भैया आप पत्रकार वाला काम ही नहीं कर रहे हैं। सर्टिफिकेट देने में कोई बुराई नहीं है सर, ये आपने अपने साइन करके हमें सर्टिफिकेट दे देंगे और अच्छा लगता है। नहीं सर, अच्छा लगता है, सर्टिफिकेट भिजवा दीजिएगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आपको मैं मेल आईडी दे देता हूं, सर्टिफिकेट भिजवा दीजिएगा, मैं स्टेटस पे भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। हर्ष जी मैंने तो कहा ही नहीं, आप जबरन नहीं, आप जबरन इस विषय को बढ़ा रहे हो, मैंने तो कहा ही नहीं, मेरे द्वारा नहीं कहा गया। मैंने निखिल साहब का नाम लिया, हालांकि बीजेपी के कई और नेताओं का भी मैंने नाम लिया, आप नहीं, लेकिन कई और भी मेरे साथ डिबेट में बैठते हैं। हाँ ठीक है जुहैर साहब, ठीक है निखिल साहब, मुझे चुभा नहीं ये बात, मैं सिर्फ बता रहा हूं जुहैर साहब को, क्योंकि जुहैर साहब भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका तो लंबा करियर रहा है और न जाने कितने लोगों ने उन्हें ऐसा बोला होगा। जुहैर साहब ये बात ठीक है या नहीं है, क्योंकि पत्रकारों को टारगेट करना तो नेताओं की अब आदत हो गई है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर दलित किसी के भी हक में गया तो सरकार उसकी बनेगी और 2027 बेहद नजदीक है। जुहैर साहब बिल्कुल बेशक, बिल्कुल सही बात है कि दलितों का जो शिफ्ट है वही तय करेगा कि सरकार किसकी बनती है। 2024 का जो चुनाव था उसमें दलितों का खासतौर से जो मायावती के जो कोर वोटर हैं उनका भी काफी हद तक जो है शिफ्टिंग हो गई थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ। इसी वजह से उनको उसका जो है उनको बहुत ज्यादा लाभ मिला। वही 2022 का जो चुनाव था, जो विधानसभा का चुनाव था, वो उसमें बीजेपी ने बाजी मारा था, बीजेपी को अच्छा खासा चंक का वोट मिला था। और अभी जिस तरीके दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग अभी ये बात कह रहे हैं कि उनकी सरकार में और सरकार में ये तमाम जो योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए हैं, दलितों के लिए हैं, तो ये खूबसूरती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, जिनके लिए आज अम्बेडकर है, उनके नाम पे उनकी अध्यक्षता में, उनके दशा में जो संविधान बना और उसको भारत ने आत्मसात किया, उसने ये अधिकार दिया कि चाहे सरकार चाहे किसी भी मत की हो, किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जो योजनाएं बनेंगी वो भारत के लोगों के लिए, नागरिकों के हित में होगी, चाहे वो दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे वो। चलिए ठीक है जुहैर साहब, थोड़ा समय कम है, निखिल साहब से एक सवाल ले लेता हूँ। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है निखिल साहब, आपसे एक सवाल ले रहा हूँ क्योंकि आप थोड़े समझदार मुझे समाजवादी पार्टी में लगते हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा का पैटर्न थोड़ा थोड़ा अलग लगता है, और मैं तो चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में आपको भी टिकट दे दे, क्योंकि समझदार लोगों को टिकट दी जाएगी तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भला हो जाएगा। और अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं पढ़ाई अच्छी खासी कर चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का पैटर्न अलग होता है। तो लोकसभा चुनाव का उदाहरण आप क्यों जमीनी स्तर पर दे रहे हैं कि भैया दलितों और मुसलमानों का साथ मिला तो 2027 में भी मिलेगा? कुंदरती का एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं। निखिल साहब जल्दी से। सबसे पहले हर्ष जी, हमारी पार्टी में हमारे सभी के दिमाग में एक चीज रहती है, कैसे सबसे पहले पार्टी को मजबूत करना है। बीजेपी में हालांकि टिकटों के लिए होट रहती है, पर समाज पार्टी में सबसे पहले हमारा ये कर्तव्य है कैसे पार्टी को मजबूत करें। और दूसरी बात, अगर 24 की बात लेते हैं, 24 की बात तो हम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस हमारा बिल्कुल उस चीज का है नहीं, वो तो जनता का जनादेश था। इस बार हमने इस चीज का बोला जो जनता का जनादेश है उसके लिए वो जो ट्रायल था और जो अभी फाइनल है वो भी 27 में हो जाएगा। तो बात इस चीज की होनी चाहिए, हम तो सबको जनता पर छोड़ रहे हैं। लेकिन आप तो जनता पे नहीं, आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं ना, आप तो जनता का जनादेश ही नहीं कह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं चुनाव आयोग जिसको जिताना चाहता है वो जिता देता है। भाई अगर हमारी हार होगी तो चुनाव आयोग की वजह से होगी, आपने तो यही कहा सर, रिकॉर्ड है मेरे पास। नहीं, हमारा तो एक ही कहना है कि चुनाव आयोग मर चुका है, चुनाव आयोग को व्हाइट कपड़ा दिया है। क्योंकि जो हमने बाईपोल्स में देखा था, चुनाव आयोग ने बिल्कुल भी नहीं सुनी थी और कैसे बीजेपी का एजेंट बन के काम किया था वो हम सबको भलीभांति पता। और हम ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग इस वाले चुनाव में ऐसा पक्षपात ना करे और जो उन्होंने संविधान की कसम खा रहे उस संविधान को माने और देश की रक्षा के और देश के संविधान के प्रति अपनी दृढ़ता दिखाए। चलिए ठीक है, फिलहाल चुनाव आयोग चाहता तो अखिलेश यादव सांसद भी ना बन पाते और लोकसभा के
अंदर भी ना बैठ पाते। सर फिलहाल हम चुनाव आयोग पर कभी भी सवाल उठाए तो आप लोगों के लिए ही अच्छा है। फिलहाल मेरे पास समय इतना ही था। खत्री साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, फिर आपको जरूर इन्वाइट करेंगे। अविरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीर साहब आपका भी। फिलहाल दलितों पर राजनीति राजनेताओं की करना आदत है, क्योंकि राजनेता है तो राजनीति तो करेंगे, लेकिन दलित वोट बैंक 2027 में किसके पक्ष में आएगा देखने वाली बात होगी। और तमाम खबरें मैं आपको बताते रहेंगे। कल भी बात पते की करेंगे, खास मेहमान होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।